फिर हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि कौन कौन सा सोर्सेस है मनी रेज करने का। तो ओवरऑल देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। वन इज द ओनर्स फंड एंड सेकेंड इज द बोरोड फंड, राइट। ओनर्स फंड के अंदर हम लोग पढ़े थे ओनर्स फंड क्या होता है, क्या फीचर्स होता है ओनर्स फंड का। ओनर्स फंड बेसिकली मीन्स अमाउंट टेकन फ्रॉम द ओनर, मालिक से जो पैसा ले रहे हैं डेट इज ओनर्स फंड। और बोरोड फंड का मतलब है अगर हम किसी बाहर वालों से पैसा ले रहे हैं, एनी वन अदर देन द ओनर इज कॉल्ड एज द बोरोड फंड, राइट। हम दोनों के बीच में पढ़े थे पॉइंट्स। इसका यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, ठीक है। पढ़े थे क्या हम डिफरेंस बिटवीन? नहीं पढ़े थे, तो डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओनर्स फंड इन डिटेल एंड देन बोरोड फंड, ठीक है। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखोगे चार्ट में, तो जो ओनर्स फंड है वो टोटल 6 ओनर्स फंड दिया हुआ है और 6 बोरोड फंड दिया हुआ है, राइट। इसके अंदर बोरोड फंड तो 6 का 6 सिलेबस पे है। ओनर्स फंड जो है सिर्फ पहला 3 ही सिलेबस में है, ठीक है। यू कैन कट द रिमेनिंग, दैट इज जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर, ठीक है। ये 3 हमारे सिलेबस पे नहीं है। तो टोटल 3 हमारे सिलेबस में है ओनर्स फंड में। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो ओनर्स फंड में 3 सिलेबस पे है और बोरोड फंड के अंदर 6 सिलेबस में है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? 3 कट करने बोला, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, ठीक है। इसको कट करने नहीं, इसको नहीं लिखना है फिर, ठीक है। हमारे क्योंकि सिलेबस पे ही नहीं है तो हम टाइप्स में और इसको लिखना बंद करेंगे। स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन पढ़ना और फिर स्टार्ट करेंगे ओनर्स फंड इन डिटेल। देखना, इट रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, मालिक जो पैसा लगा रहा है, एज वेल एज रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब बताया था पिछले क्लास में, जो पैसा हम कमा रहे हैं और उसको जमा करके वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। बोरोड फंड का मतलब जो पैसा हम बाहर वालों से लाते हैं। इट रेफर्स टू बोरोइंग्स ऑफ द फंड्स, इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन्स और क्रेडिट। तो जो लोन लिए हैं या जो उधारी लिए हैं हम लोग, उसको बोलते हैं बोरोड फंड, क्योंकि ये पैसा हमको वापस करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के बाद, राइट। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। ओनर्स फंड परमानेंट होता है, इसको रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। तो ओनर फंड इज अ परमानेंट कैपिटल, इसको वापस करने का जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी जब तक चल रहा है तब तक हमको पैसा रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। लेकिन बोरोड फंड एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है और आफ्टर द एंड ऑफ द फिक्स टाइम पीरियड वो पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। आज जैसे हम बैंक से लोन लिए, तो जितना दिन के लिए हम लोन लिए हैं, लेट्स से 5 इयर्स के लिए लोन लिए हैं, तो 5 साल बाद हमको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। क्योंकि हम ओनर से पैसा ले रहे हैं तो कुछ भी सिक्योरिटी, कुछ भी गिरवी देने का जरूरत नहीं है। नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, कुछ भी सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। लेकिन जो बोरोड फंड है, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं और लोन तभी मिलेगा जब हम कुछ गिरवी देंगे, कुछ एसेट्स मॉर्गेज करेंगे, तभी हमको लोन मिलेगा। तो बोरोड फंड के लिए वी नीड सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, हमको एसेट्स गिरवी देना पड़ेगा तभी हमको लोन मिलेगा। जितना रुपए का एसेट्स गिरवी देंगे उसके हिसाब से लोन मिलेगा, है ना। आज अगर मैं 1 करोड़ रुपए का जमीन और बिल्डिंग मॉर्गेज करूं तो मुझे 1 करोड़ के हिसाब से जनरली 60-70% मिलता है, तो 60-70 लाख रुपए मुझे लोन मिल जाएगा। लेकिन वही मैं 2 करोड़ का अगर मॉर्गेज करूं तो उस हिसाब से मिलेगा। कोई रिलायंस अगर 100 करोड़ का बिल्डिंग मॉर्गेज करे तो उसको 70 या 80 करोड़ का लोन मिलेगा। तो जितना रुपए का हम एसेट्स गिरवी रखेंगे उसके हिसाब से हमको लोन मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है ना, बैंक भी क्या देख के देगा पैसा, बैंक भी तो कुछ देख के देगा ना पैसा। बैंक को भी तो सिक्योरिटी चाहिए, तुम पैसा ले लिया और वापस नहीं किए तो बैंक क्या करेगा, ठीक है।
तो इसीलिए बैंक को भी एसेट्स चाहिए सिक्योरिटी के फॉर्म में, ताकि अगर तुम वो पैसा ना दे पाओ तो बैंक उस एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर करे, राइट। इसलिए बैंक क्या करता है, हमेशा 60-70% देता है। जैसे मैं अगर 1 करोड़ का बिल्डिंग दूंगा ना गिरवी, तो 1 करोड़ लोन नहीं देगा, लोन सिर्फ 70 लाख देगा। रीजन क्या है, इंटरेस्ट। अगर सोच लो मैं 2 साल पैसा नहीं चुकाया तो 70 लाख के ऊपर इंटरेस्ट हो जाएगा 15 लाख रुपए, तो टोटल बैंक को मेरा कितना देना बचेगा, 85 लाख देना बचेगा। तो बैंक मेरा बिल्डिंग बेचेगा तो 85 तो रिकवर होना चाहिए कम से कम। 1 करोड़ के बिल्डिंग में 1 करोड़ का लोन दे दिया अगर, तो 2 साल अगर मैं पैसा नहीं दिया तो 20 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया खाली, तो 1,20,000 देना है मुझे। बैंक अगर बिल्डिंग बेचेगा भी तो 1 ही लाख रिकवर कर सकेगा, 20 लाख तो फिर भी बैंक का इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा बैंक को, राइट। तो इसलिए बैंक सेफ्टी के लिए थोड़ा पैसा कम देता है हमको इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। ओनर जो है वो मालिक है और उनके पास क्या है, कंट्रोल, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। लेकिन जो बोरोड है वो तो आउटसाइडर है, वो तो लोन दिए हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है डिसीजन मेकिंग में। डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। क्लियर है ये, दे डोंट हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। नेक्स्ट, सोर्स। इसमें टोटल सोर्स में एनुअल फंक्शन है भी स्कूल में। तुम लोग क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो? देखना सोर्सेस, तो 6 सोर्सेस था जिसमें मैं बोला 3 तो डिलीट हुआ इसमें, तो 3 तो हम फिर इधर डिफरेंस में भी नहीं लिखेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यू कैन कट, ये 3 तो काट दो, ये तो हट गया तो अभी अपन लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो सोर्सेज में क्या क्या रहा, ओनर्स फंड में 3 तो सोर्स रहा। शेयर कैपिटल, शेयर 2 टाइप का होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और एक हो गया रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। बोरोड फंड 6 तो है, यहाँ नीचे हम पढ़ेंगे भी डिटेल अभी, ठीक है। 6 तो जगह से हम बोरोड फंड ले सकते हैं, एक एक करके सारा इन डिटेल हम पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू रिटर्न। ओनर फंड सिक्योरिटी होल्डर हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न। इनको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक नहीं है, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो मिलेगा हिस्सा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन जो बोरोड है, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा 100%। अगर बैंक को इंटरेस्ट नहीं दोगे, बैंक बिल्डिंग बेच देगा, है ना। तो तुमको प्रॉफिट है, हुआ कि नहीं हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बैंक अपना इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। लेकिन ओनर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो फर्क पड़ता है, प्रॉफिट हुआ या फिर नहीं, राइट। तो ओनर फंड में रेगुलर रिटर्न नहीं भी मिल सकता है, लेकिन बोरोड फंड में रेगुलर रिटर्न मिलेगा सामने वाले को, क्योंकि वो ओनर नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हुआ या फिर नहीं, राइट। ही हैज द राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न, उसको रेगुलर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये क्या तुम्हारा वो बैनर एक लगा वैदिक का, रोहित शर्मा का फोटो, क्या है वो? क्या है? धीरे धीरे क्रिकेट एकेडमी ओपन होगा तो उसमें अगर रोहित शर्मा आए, नहीं तो मैं भी वही देखा, तो मैं खुद जाऊंगा तो मिलने थोड़ा उससे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ बरगढ़ में आएगा। और अभी क्या था, रोहित शर्मा करियर भी अच्छा चल रहा है तो बरगढ़ क्यों आएगा? जब करियर अच्छा नहीं चलेगा तो, जब करियर अच्छा नहीं चलेगा बरगढ़ आ रहा अलग बात है, तो करियर अच्छा चल रहा है उसका बेचारे का, है ना। हाँ वही तो मैं देखा।
ठीक है, देखते हैं, लिखा है बैनर इतना लगाए तो कुछ तो सोच के ही लगाए होंगे वो भी। ठीक है, देखो, रिस्क बियरर, ओनर्स फंड रिस्क बियरर है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बात नहीं करो अनिश, विनीत। तो ओनर्स फंड प्राइमरी रिस्क बियरर है, क्योंकि इनको तभी पैसा मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, तो दे आर टेकिंग अ रिस्क, राइट। बट ये लोग तो रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हो या ना हो, इनको अपना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो दे बियर नो रिस्क। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड। क्लियर? अब इसके अंदर हम बताया यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस से एक एक करके इन डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। पहला, ओनर्स फंड में 3 पॉइंट आएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग। ओनर्स फंड खत्म हो जाएगा, फिर बोरोड फंड चालू होगा। बोरोड फंड में 6 ठो बोरोड फंड एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो 3 ठो ओनर्स फंड, 6 ठो बोरोड फंड, टोटल 9 ठो टॉपिक है। 9 टॉपिक पढ़ने से चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, राइट। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द ओनर्स फंड। ये 3 तो डिलीट करने बोला मैं, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ये नहीं है सिलेबस में, ठीक है, पहले था अभी नहीं है। तो अभी सिर्फ 3 है ओनर्स फंड में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स, राइट। जिसके अंदर हम शुरू करेंगे शेयर्स। शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया इक्विटी शेयर और दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, शेयर होता क्या है पहले समझना। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। नॉर्मल इंग्लिश में भी द वर्ड शेयर मीन्स किसी चीज में एक हिस्सा, इज कॉल्ड एज अ शेयर, राइट। तो व्हाट इज शेयर इन अ कंपनी? देखो, अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सिंगल ओनर है, वो अकेला सारा पैसा लगाया है, राइट। अगर पार्टनरशिप है तो 2-4 लोग मिलके पैसा लगाए हैं। लेकिन जब कंपनी है तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगाए हैं कंपनी में। तो जो कंपनी का टोटल कैपिटल है, ये हम चैप्टर 2 में भी पढ़े हैं, कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ शेयर। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इस कंपनी का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस कंपनी में टोटल कितने शेयर्स हैं? 5 5 5 5, 20 तो शेयर है कंपनी में। ठीक है, सपोज एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपए, तो टोटल कंपनी में कितना रुपया कैपिटल है? 20 शेयर, एक शेयर का 10 रुपए, 200 रुपया कैपिटल मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है? अब सोच लो, मैं अगर 2 शेयर खरीदा, इसका मतलब मैं कंपनी में कितना रुपया लगाया? 10 और 10, 20 रुपया कंपनी में मैं इन्वेस्ट किया। तो मैं कितना परसेंट ओनर बनूंगा? देखना, आउट ऑफ 20 शेयर्स आई हैव 2 शेयर्स। इसका मतलब मैं 10% मालिक हूं कंपनी का। समझ में आ रहा है? आई एम 10% ओनर ऑफ द कंपनी बिकॉज आई हैव 2 शेयर्स आउट ऑफ द टोटल 20 शेयर्स। तो 2 शेयर मेरे पास है आउट ऑफ द 20, तो आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी ऑफ 10%। 10% मालिक हूं मैं कंपनी का। ठीक है, तो कंपनी का ओनरशिप कैसे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ शेयर्स दैट द पर्सन इज हैविंग, राइट। जैसे हम बोलते हैं रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी है, तो इसका मतलब क्या है? मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का टोटल शेयर्स में से मेजॉरिटी शेयर जो है वो मुकेश अंबानी के पास है। क्लियर है ये? अब मेरे पास भी रिलायंस का शेयर्स है, तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो आई कैन से आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस, एंड द स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट, आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस, बट माई ओनरशिप परसेंटेज इज वेरी लेस एंड मुकेश अंबानी परसेंटेज इज हाई। समझ में आ रहा है? तो कोई एक ठो भी शेयर खरीदा है तो टेक्निकली ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक है वो, लेकिन बस उसका जो मालिकाना हक है, उसका जो ओनरशिप परसेंटेज है वो बहुत लेस है, क्योंकि आई एम हैविंग 2 शेयर्स आउट ऑफ 20, तो आई एम 10% ओनर।
बट इफ आई हैव 2 शेयर्स आउट ऑफ 2 करोड़ शेयर्स, तो सोच के देखो मेरा परसेंट कितना कम हो जाएगा। 2/2 करोड़ करूंगा तो कितना कम हो जाएगा, 0.0000 कितना आ जाएगा। तो मेरा उतना कम ओनरशिप है। रिलायंस का टोटल 2 करोड़ शेयर होगा, ज्यादा ही होगा, मेरे पास उसमें से एक तो शेयर है, तो मैं मालिक तो हूं लेकिन बहुत कम, 1/2 करोड़, बहुत कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आउट ऑफ 20 आई हैविंग 2, तो 10% हो रहा है। तो डिपेंड करता है कितना शेयर्स है आउट ऑफ द टोटल शेयर्स, राइट। टेक्निकली एक तो भी है तो यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो ओनरशिप डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वी होल्ड, राइट। दो टाइप का शेयर्स होता है कंपनी में, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जो ओनर मैं बोल रहा हूं, ओनर किनको बोलते हैं? जिनके पास इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, उनको हम कंपनी का ओनर बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में एक प्रकार का शेयर्स होता है जो कंपनी इशू करता है, इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस का मतलब प्रायोरिटी, सुने होंगे सर, इनको प्रेफरेंस मिलेगा मतलब इनको प्रायोरिटी मिलेगा। क्या चीज का प्रायोरिटी मिलेगा? इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलेगा, वो भी फिक्स्ड, पहले से डिसाइडेड होगा कितना मिलेगा। और दूसरा, जब कंपनी बंद होगा इनको इनका पैसा रिटर्न मिलेगा, किससे? इक्विटी शेयर वालों से पहले, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर बनने में दो फायदा है, एक इक्विटी शेयर वालों से पहले पैसा रिटर्न मिलेगा, दूसरा डिविडेंड भी पहले मिलेगा इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन कम मिलता है, फिक्स्ड है क्योंकि, तो 10% बात हुआ तो 10% मिलेगा फिर, ठीक है। और प्रेफरेंस को देने के बाद जो बचा सब किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो दोनों शेयर है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को पहले मिल जाता है फिक्स्ड, और प्रेफरेंस को मिलने के बाद जो बचता है सब इक्विटी का होगा, राइट। तो प्रेफरेंस बनने में फायदा तो है, पहले मिल जाएगा, लेकिन नुकसान भी है कि फिक्स्ड मिलेगा, कम मिलेगा। इक्विटी में बाद में मिलेगा, नुकसान है बाद में मिलेगा, लेकिन फायदा भी है, ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों का अपना एडवांटेजेस अपना डिसएडवांटेजेस है। क्लियर? विल स्टार्ट। देखना, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। तो शेयर क्या है? शेयर इज अ यूनिट जिसमें कंपनी का कैपिटल डिवाइडेड है। अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। कंपनी में शेयर होल्डर का कितना ओनरशिप है ये किससे पता चलता है? उसके नंबर ऑफ शेयर्स से। मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट दो टाइप का शेयर इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे पहला इक्विटी शेयर्स, ठीक है। देखना, शेयर में स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। इक्विटी शेयर इज द कॉमन सिक्योरिटी issued under permanent owners fund capital. Equity share are the most important source of raising long term capital. लॉन्ग टर्म के लिए है, सालों साल पैसा हम यूज कर पाएंगे। The equity share are those which do not carry any special or preferential rights in the payment of dividend or repayment of capital. इनको कोई स्पेशल राइट नहीं मिलता। किस चीज का स्पेशल राइट नहीं मिलता? ना डिविडेंड का, ना पैसा वापस मिलने का, क्योंकि ये पैसा वापस मिलना पहले और डिविडेंड पहले मिलना, ये किसको मिलता है? ये अधिकार प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई अधिकार नहीं है पहले, इनको सब कुछ बाद में मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो बचेगा सब मिलेगा, ठीक है। तो नुकसान है कि लास्ट में मिलेगा, लेकिन फायदा भी ये है जो बचेगा सब इनका होगा, राइट। At the time of winding up also, capital of equity shareholder return only after claim has been settled. सबको पैसा देने के बाद बचेगा तो इक्विटी शेयर को पैसा मिलेगा जब कंपनी बंद हो रहा होगा तब। Prior to year 2000, the Companies Act are allowed to issue equity share with equal rights only. In the year 2000, amendment was made in Companies Act permitting company to issue two types of equity share. Equity share भी दो टाइप का हो सकता है, एक इक्वल राइट्स वाला,
मतलब सारे इक्विटी शेयर होल्डर का सेम अधिकार होगा। और दूसरा डिफरेंशियल राइट्स वाला, मतलब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर का ज्यादा अधिकार होगा एज कंपेयर टू द अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो इस क्लास में 20 लोग हैं, 20 के 20 इक्विटी शेयर होल्डर हैं, सब इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं कंपनी का। तो इक्वल राइट्स का मतलब है सबका सेम अधिकार है, सबको सेम डिविडेंड मिलेगा पर शेयर, ठीक है। डिफरेंशियल राइट्स का मतलब है कुछ लोगों को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा एज कंपेयर टू द अदर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल राइट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनी सोच लो पहले इन 10 लोगों को पहले इक्विटी शेयर इशू कर दिया, ठीक है, फिर बाद में कंपनी को और पैसा चाहिए तो कंपनी नया शेयर फिर से इशू कर रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो कंपनी उस चीज को प्रमोट करने के लिए क्या बोल रहा है कि अभी जो नया इक्विटी शेयर खरीदेगा उसको पुराने इक्विटी शेयर होल्डर से 1% ज्यादा डिविडेंड देंगे, तो उससे क्या होगा, नए लोग शेयर्स खरीदेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे हो गया कि सोच लो कि लेट से एडमिशन ले लिए 50 लोगों का, अभी और एडमिशन चाहिए लेट से, तो बोले कि अभी जो नया एडमिशन करेगा 10% डिस्काउंट, प्रमोट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना जरूरी है, वरना प्रमोट नहीं होगा वो चीज, राइट। तो वैसे ही नया शेयर इशू करने के लिए, लोगों को प्रमोट करने के लिए लोग शेयर्स खरीदे, हम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा डिविडेंड दे रहे हैं। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर दो टाइप का हो सकता है, एक इक्वल राइट्स वाला और दूसरा डिफरेंशियल राइट्स का। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखना, सबसे पहला, द इक्विटी शेयर होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियरर। सबसे बड़े रिस्क बियरर है कंपनी के, कंपनी में जो नुकसान होगा सब इन्हीं का होगा, क्योंकि सबको पैसा मिलने के बाद जो बचता है वो इनको मिलता है। तो अगर सबको पैसा देने के बाद बचा ही नहीं तो इनको मिलेगा ही नहीं, मतलब, राइट। इन केस द कंपनी सफर्स लॉसेस देन इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बियर द लॉस। इन्हीं को सारा लॉस बियर करना पड़ेगा क्योंकि ये मालिक है। द ड्यू पेमेंट इज गिवन टू क्रेडिटर बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। सबको पैसा देने के बाद जो बचेगा वो हम देंगे टू द इक्विटी शेयर होल्डर। सो द इक्विटी शेयर होल्डर आर द मेन रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में जो नुकसान होगा वो किनका होगा, ओनर का, इक्विटी शेयर होल्डर का, क्योंकि सैलरी देना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय सैलरी छोड़ेगा क्या, नहीं। बैंक अपना इंटरेस्ट छोड़ देगा क्या लॉस होने से, नहीं। लैंडलॉर्ड अपना रेंट छोड़ देगा क्या, नहीं। सब तो अपना अपना पैसा लेंगे ही लेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो। लॉस होने से किसका लॉस हो रहा है रियलिटी में, इक्विटी शेयर होल्डर का। लॉस किनको बियर करना पड़ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आ रहा है? ऐसे तुम्हारे दुकान में एम्प्लॉय अपना सैलरी छोड़ देगा क्या दुकान में, नहीं। रेंट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वो सब तो देना ही पड़ेगा। जो नुकसान अगर दुकान में हुआ, नुकसान किसका, ओनर का, राइट। नुकसान किसको बियर करना पड़ेगा, ओनर को। वैसे ही यहाँ पे कंपनी में लॉस हो तो कंपनी का लॉस किसको बियर करना पड़ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो ओनर है कंपनी के, राइट। नेक्स्ट, क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम। जो बचेगा वो इनको मिलेगा, सबको देने के बाद पैसा जो बच आएगा वो इनका होगा। रेसिडुअल का मतलब लेफ्ट ओवर, जो बच गया है, ठीक है। द इक्विटी शेयर होल्डर हैव क्लेम ओवर द लेफ्ट ओवर इनकम of the company only. They get share in the income left after satisfying the claims of all creditors. सारे क्रेडिटर को पैसा दे दिए, सारे बाहर वालों को पैसा दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पैसा दे दिए, उसके बाद जो बचेगा वो मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो बोरोड फंड के ऊपर इंटरेस्ट दे दिए, सारे आउटसाइडर को पैसा दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिए, सबको पैसा देने के बाद जितना बचेगा दैट विल गो टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। नेक्स्ट, बेसिस फॉर लोन। आज अगर हमको लोन लेना है
तो कोई भी लोन देने से पहले ये देखेगा कि कंपनी में कैपिटल कितना है। तुम खुद सोचो, एग्जांपल देता तुमको। सोच लो ये ट्यूशन में मैं खुद लगाया हूं 10 लाख रुपए। ठीक है, मैं खुद ट्यूशन में इन्वेस्ट किया हूं 10 लाख रुपए, और मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा 1 करोड़ रुपए। तो बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोले तू खुद 10 लाख रुपए लगाया इसमें, मतलब तेरे को खुद को भरोसा नहीं है तेरे बिजनेस में, तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम 90 लाख रुपए देंगे? तुम अगर 10 लगाए हो तो हम भी 10 देंगे, 15 दे देंगे, 20 दे देंगे, लेकिन उससे ज्यादा तो हम लगाएंगे ही नहीं तुम्हारे बिजनेस में, क्योंकि तुम खुद ही नहीं लगा रहे अपने बिजनेस में। जब तुमको खुद को अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है, तो फिर आउटसाइडर कैसे तुम्हारे बिजनेस को लोन देगा, राइट? लेकिन अगर मैं 1 करोड़ रुपया खुद लगाया हूं अपने बिजनेस में, मेरा कैपिटल 1 करोड़ है, तो मुझे उसके हिसाब से 1-2 करोड़ का लोन भी मिलेगा, क्योंकि बिजनेस कम जो बैंक है लोन देने से पहले देखेगा कि हाँ ओनर खुद पैसा लगाया है, मतलब ओनर को विश्वास है अपने बिजनेस के ऊपर, क्योंकि मैं पैसा कब लगाऊंगा अपने बिजनेस में? जब मुझे भरोसा होगा बिजनेस चलेगा बोल के। तो बैंक भी इस बिजनेस को लोन देगा, राइट? तो बेसिस फॉर लोन का मतलब है कि अगर कंपनी का कैपिटल ज्यादा है तो बाहर वालों को कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है कंपनी के ऊपर, लेकिन अगर कैपिटल कम है तो कॉन्फिडेंस भी कम आएगा। समझ में आ रहा है? देखना, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन्स कैन बी रेज्ड। The amount of equity share capital adds to the credibility of the company. Credibility मतलब भरोसा, क्रेडिबल मतलब जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिबल। तो जिस कंपनी का कैपिटल ज्यादा होता है उस कंपनी में ट्रस्ट हम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कंपनी खुद अगर अपना पैसा लगाया है बिजनेस में, तो इसका मतलब उस कंपनी को अपने बिजनेस पे ट्रस्ट है, राइट? मैं अपने बिजनेस में अगर बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया हूं, मतलब मुझे खुद को डाउट है बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, जो तो भाई बाहर वाले थोड़ी लगाएंगे मेरे बिजनेस में पैसा। लेकिन अगर मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हूं अपने बिजनेस में, दैट मीन्स आई हैव अ ट्रस्ट दैट द बिजनेस विल डू गुड, तो बाहर वाले भी फिर ऐसे बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, राइट? द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा इक्विटी शेयर होगा उतना बाहर वालों को कॉन्फिडेंस आता है कंपनी पे, राइट? इस एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे 2 मिनट 5 मिनट पहले तुम लोग बोले कि सर अगर विकास होता तो हम सोचते कि हाँ रोहित शर्मा आएगा बोल के, लेकिन वैदिक वैदिक थोड़ी आएगा, है ना? अगर मैं बोलूँ कि आज उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी विराट कोहली आने वाला है, तो भरोसा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर विकास वाला एक बैनर लगाएगा विराट कोहली आने वाला है, तो लोग भरोसा करेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट दे हैव इन देयर बिजनेस। इसी बात का ही फर्क है बस। हमको विकास को देखे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये विकास में तो आ सकता है, क्योंकि विकास इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतना करोड़ों का संपत्ति है, हाँ ये बुला सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी में आने वाला है, बोलेगा सर आप कहाँ बुला पाओगे, राइट? तो डिफरेंस क्या चीज का है? ट्रस्ट का डिफरेंस है। जब विकास बोल रहा है बैनर में कि आने वाला है, तो लग रहा है हाँ आ सकता है, लेकिन यही मैं लगा दूं बैनर कि आने वाला है, तो कोई भरोसा नहीं कर रहा। डिफरेंस है ट्रस्ट का, और ट्रस्ट किस बात पे है? अमाउंट ऑफ कैपिटल पे ही ट्रस्ट है सारा, राइट? वैसे ही तो अगर तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल ज्यादा है तो विकास पे ट्रस्ट भी ज्यादा है कि हाँ यहाँ तो आ जाएगा विराट कोहली। लेकिन जब कैपिटल कम है तो ट्रस्ट भी कम है फिर, राइट? तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि बेसिस फॉर लोन। लोग भरोसा कैसे करेंगे तुम्हारे कंपनी पे जब तुम खुद कैपिटल नहीं लगा रखे उस पे? तुम्हारा खुद का कैपिटल कम है उस बिजनेस में, तो लोगों का भी ट्रस्ट कम ही होगा। लेकिन जब कैपिटल ज्यादा होगा तो लोगों का ट्रस्ट भी वहां ज्यादा होगा। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, जैसे अभी विकास अगर बैंक से लोन मांगने जाए तो एक बार में लोन मिलेगा, और मैं लोन मांगने जाऊं तो नहीं भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक को भी मेरे पे कम भरोसा है, लेकिन विकास पे ज्यादा भरोसा है, राइट? जबकि रियलिटी में अगर आयरनी देखें तो विकास को कम जरूरत है लोन का, हो सकता है मुझे ज्यादा जरूरत हो,
लेकिन बैंक को फिर भी मुझ पे कम भरोसा, मुझे नहीं देगा लोन, मुझे ज्यादा जरूरत है फिर भी मुझे नहीं देगा। लेकिन विकास को हो सकता है कम जरूरत है, लेकिन फिर भी विकास को पहले लोन मिलेगा। रीजन है कि बैंक को भी तो ट्रस्ट होना चाहिए जिसको लोन दे रहा है उसके ऊपर। तो विकास के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है लेकिन दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैपिटल। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल होता है, डिसीजन मेकिंग पावर होता है। कंट्रोल का मतलब हमेशा होता है डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। इनका वोटिंग का राइट्स होता है, वोटिंग का अधिकार होता है। दे कैन कास्ट वोट टू सिलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये लोग वोट करके डायरेक्टर रखते हैं और डायरेक्टर कंपनी मैनेज करता है। तो इनडायरेक्टली ये लोग ही मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वोट करके डायरेक्टर रख रहे हैं और डायरेक्टर मैनेज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली इन लोग ही मैनेज कर रहे हैं। राइट? नेक्स्ट, हायर प्रॉफिट्स। अगर कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इनको ज्यादा भी मिलता है। राइट? देखिए, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको तो फिक्स्ड मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी उनको फिक्स्ड मिलेगा। बैंक को इंटरेस्ट भी फिक्स मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तब भी बैंक को इंटरेस्ट तो हम फिक्स ही देंगे जितना में बात हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा बचेगा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। राइट? तो हायर प्रॉफिट के समय इनका जो रिटर्न है वो भी हाई होगा, और जब लॉस होगा या कम प्रॉफिट होगा तो इनका रिटर्न भी नहीं होगा, मतलब इनको पैसा नहीं मिलेगा। राइट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर होल्डर एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर आर फिक्स्ड। इनका तो फिक्स है कितना देंगे बोल के। तो एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट द डिवेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर गेट फिक्स्ड इनकम ओनली, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय अ हायर प्रॉफिट। ठीक है? तो अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो इनको ज्यादा हिस्सा भी मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रीएम्प्टिव राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीएम्प्टिव राइट्स। ठीक है? प्रीएम्प्टिव राइट्स क्या होता है देखना। आज जैसे एक कंपनी है, कंपनी में सोच लो 3 तो शेयर होल्डर हैं, ए बी सी। ठीक है? ए के पास 100 शेयर है, बी के पास 70 शेयर है, सी के पास 30 शेयर है, टोटल 200 शेयर है। ठीक है? तो ए कितना परसेंट मालिक है? 50% मालिक है, 200 में से 100 इसके पास है। ये 35% ओनर है और ये 15% मालिक है। ठीक है? अब सोच लो कंपनी प्लान कर रहा है 200 नया शेयर इशू करना। ये तो पहले से था 200 शेयर, नया और 200 शेयर नया इशू करने का सोच रहा है। सोच लो ये शेयर डी खरीद लेता है सपोज। तो अब क्या होगा देखना, ए के पास 100, बी के पास 70, सी के पास 30, डी के पास 200, टोटल हुआ 400। तो ओनरशिप कितना होगा देखते हैं। 400 में से 100, 25% मालिक रह गया ए, ये रह गया 17.5, ये रह गया 7.5 और ये बन गया 50%। ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? ये क्लियर है? तो जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगा और नया शेयर पब्लिक खरीदेगा तो इससे इनका ओनरशिप कम हो जा रहा है। कम हो रहा है कि नहीं इनका ओनरशिप? ठीक है? क्योंकि नया शेयर कोई और खरीद लिया तो वो मालिक बन जा रहा है बहुत सारे हिस्सा का, तो इनका शेयर कम हो जा रहा है। तो ऐसे तो कोई भी आ जाएगा अचानक से बीच में शेयर खरीद लेगा तो कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो कंपनीज एक्ट एक रूल बनाया प्रीएम्प्टिव राइट्स का। प्रीएम्प्टिव राइट्स क्या होता है देखना। प्रीएम्प्टिव राइट्स बोलता है जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगा, पहले किसको देगा ये शेयर? पुराने लोगों को। जब भी कंपनी 200 नया शेयर इशू करेगा, पहले किससे पूछेगा? ए बी सी से पूछेगा कि तुमको शेयर्स खरीदना है क्या। अगर ये लोग खरीदना चाहते हैं तो पहले इनको शेयर इशू होगा, और अगर ये लोग नहीं खरीदना चाहते तो फिर तुम किसी को भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? तो प्रीएम्प्टिव राइट्स बोलता है कि जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगा और डायरेक्टली बाहर वालों को देने लग जाएगा
तो इससे हमारा ओनरशिप कम हो जाएगा। कोई अचानक से आ जाएगा डी, उसके पास 50% शेयर हो जाएगा, ये हुक्म चलाने लगेगा और हमारा ओनरशिप कम हो जाएगा। हम पहले 50% मालिक थे, 25% रह गए, राइट। तो प्रीएम्प्टिव राइट्स बोलता है कि जब भी कंपनी नया शेयर इशू करेगा, पहले किसको शेयर खरीदने का मौका देगा? पुराने लोगों को, ए, बी और सी, पहले इनको शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। इनको मौका मिलेगा अपना अधिकार को बचाने का। नया शेयर खरीद लो, तुम्हारा राइट्स जो है वो बच जाएगा। अगर सोच लो 200 में से ए और 100 शेयर खरीद लेता है सपोज, तो ए के पास 100 + 100 200 हो जाएगा, तो इसका 50% का 50% रह जाएगा, राइट। तो पहले इनको अधिकार दिया जाएगा शेयर्स खरीदने का। ये खरीदेंगे तो पहले इनको देंगे हम, अगर ये नहीं खरीदते तो फिर किसी को भी दे सकते हैं। क्लियर है ये? दिस इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव राइट्स। प्री मतलब पहले, एम्प्टिव मतलब अधिकार, ठीक है। प्रीएम्प्टिव मतलब पहले शेयर मिलने का अधिकार, दैट इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव राइट्स, ठीक है। देखना क्यों ये रूल बना, समझ में आया? ये रूल नहीं रहेगा तो कोई भी अचानक से कभी भी आएगा और वो हमसे ज्यादा ओनर बन जाएगा। सोच लो ना, रिलायंस आज सोच लो 10 करोड़ नया शेयर इशू किया मार्केट में, कोई खरीद लिया 10 करोड़ शेयर सपोज, तो वो तो मुकेश अंबानी से ज्यादा बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा वहां पे, राइट। तो जब भी नया शेयर इशू हो रहा है, पहले पुरानों से पूछना पड़ेगा। वो खरीदना चाहते हैं तो उन्हीं को देंगे हम, वो नहीं खरीदना चाहते तो फिर बाहर वालों को दे सकते हैं, राइट। देखना, द इक्विटी शेयर होल्डर आर गिवन प्रीएम्प्टिव राइट्स बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, व्हेनेवर अ कंपनी इज प्लानिंग टू इशू न्यू इक्विटी शेयर, जब भी हम नया इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, it must offer the share to the existing shareholder first। पहले किसको मौका देंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। पहले पुराने शेयर होल्डर को मौका देंगे शेयर्स खरीदने का। अगर वो खरीदें तो पहले उनको देंगे, अगर वो नहीं खरीदते तो किसी और को देंगे फिर, राइट। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिफ्यूज टू बाय द न्यू शेयर, then only a company shall offer these shares to the general public। अगर वो लोग मना करते हैं तो हम किसी और को दे सकते हैं। ये रूल क्यों बना है? ताकि हम अपना अधिकार को प्रोटेक्ट कर सकें। ये रूल क्यों बनाया गया है? बिकॉज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना अधिकार को प्रोटेक्ट कर सकें, इसीलिए ये रूल है। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखना, ए के पास पहले 100 था और अगर ए 100 और खरीद लेता है तो ए के पास 200 हो जाएगा, आउट ऑफ 400 50% रह जाएगा, प्रोटेक्शन हो गया राइट्स का। इसके पास 70 था, 70 और ले लेता अगर ये, तो 140 हो जाएगा, तो रह जाएगा उसका 35 का 35 रह जाएगा। इसके बाद 30 था और 30 अगर ये खरीद लेता है तो 60 हो जाएगा, तो 15% रह जाएगा। तो इनको एक मौका मिलेगा अपना अधिकार को प्रोटेक्ट करने का। अगर नहीं करना चाहते प्रोटेक्ट तो फिर हम किसी को देंगे। क्लियर है ये? दिस इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव राइट्स। क्लियर? इतना पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।